हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपने को आज करना है। हाँ जी, बिल्कुल करमजीत। चंडीगढ़ वाला बैच नहीं, फोल्डर। बैच तो यही है, फोल्डर है चंडीगढ़ वाला, वो सफिशिएंट है। ठीक है। तो अभी जो है हमें आज की क्लास में फ्रंट्स समझने हैं। इसके ऊपर लगा लो, पूरा आ जाएगा। ना मैं ऐसे कंफर्टेबल, एक मिनट दे दो, ऐसे कंफर्टेबल हूँ। एक मिनट दे दो, मेरे को ये चाहिए होना। एक मिनट ले लो। मेरे को इससे जरूर चाहिए पीडीएफ तो यही लगेगा। चलो, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम थी, मेरे से सेट नहीं हो रहा था तो सर बीच में आ रहे थे। ठीक है। अभी हमें एयर मास करना है और इसको शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए, आपको ये एयर मास दिख रहे हैं।
एयर मास क्या होते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सीपी दिख रहा है, सीए दिख रहा है ना, एमपी दिख रहा है, एमटी दिख रहा है, ये सब क्या होते हैं इनको समझो पहले। ठीक है, जो मैं कहूं आपको बस उतना ही एक बार करना है, आपको ध्यान देना। देखो एयर मास क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। एयर मास होता क्या है, एयर मास होते हैं हवा के पैकेट्स बड़े बड़े, ये आपको बड़े बड़े हवा के पैकेट्स दिख रहे हैं। और ये जो एक पैकेट है वो लगभग लगभग जो है वो पूरी की पूरी आपकी धरती को कवर कर लेता है, मतलब कि पूरे के पूरे महाद्वीपों को कवर कर लेता है, ये इतने बड़े एयर पैकेट्स होते हैं। ठीक है, क्लास टफ हो रही है क्या स्टूडेंट्स? एक बार प्लीज कमेंट करना क्या मेरी क्लास टफ हो रही है। एक पानी की बोतल दो। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो अब ये आपको जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये है गरम, ये क्या है, ये है गरम यानी कि हॉट एयर मास। ठीक है, ये क्या है, ये है गरम यानी कि हॉट एयर मास। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर ब्लू कलर में वो क्या है, वो है कोल्ड एयर मास यानी कि ठंडे एयर मास। ठीक है, कोल्ड एयर मास यानी कि ठंडे एयर मास, कोल्ड यानी कि ठंडे एयर मास। अब ये बात आपको पता है, कोई चीज इक्वेटर से जितनी दूर होगी, कोई चीज इक्वेटर से जितनी दूर होगी वो उतनी ठंडी होगी, और कोई भी चीज इक्वेटर के जितनी करीब होगी वो उतनी गर्म होगी। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के पास आप देख पा रहे हो ये सब क्या दिख रहा है आपको, लाल रंग में दिख रहा है, यानी ये सब गर्म एयर मास है, गर्म वायु राशि है। वायु राशि होती क्या है समझो, इन राशियों के अंदर यानी इन इन ग्रुप्स के अंदर क्या है, इनके अंदर एयर के पार्टिकल्स बने हुए हैं। क्या बना हुआ है, एयर के पार्टिकल्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से एयर के पार्टिकल्स बने हुए हैं, और इन जो एयर पार्टिकल्स के फीचर है ना वो सेम है। सेम का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो इस पार्टिकल का फीचर है वही पार्टिकल इसका फीचर है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका जो फीचर है और इसका जो फीचर है वो डिफरेंट हो। तो एयर मासेस क्या होते हैं, एयर के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं। ठीक है, एयर के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर एयर के पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स की, उन सभी पार्टिकल्स का कुछ फीचर होता है, कुछ ना कुछ गुण धर्म होता है। ठीक है, लेकिन एक एयर मास के जो फीचर्स है वो दूसरे एयर मास के फीचर से अलग होता है। तो अब जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब जो आपको यू दिखाई दे रहा है कि जो आपको ये एम दिखाई दे रहा है, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, अब उसको समझो। ठीक है, जो एम का मतलब, सी का मतलब, ये सब क्या है इसको समझो। चलो जी समझते हैं इन बातों को। देखिए एम का मतलब होता है मैरीटाइम। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मैरीटाइम, एम का मतलब है मैरीटाइम। ठीक है, मैरीटाइम का मतलब क्या है, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक, और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है उसको देखेंगे। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कोल्ड। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कोल्ड। ठीक, सी का मतलब क्या है, कोल्ड। पी का मतलब क्या है, पोलर यानी ध्रुवीय इलाकों में है। ए का मतलब क्या है, एरिड यानी कि शुष्क इलाकों में है। ठीक है, ई का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर वाले रीजन पे है, भूमध्य रेखा वाले रीजन पे है। अब देखो ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसी वायु राशि है जो पानी के ऊपर बनती है, पानी के ऊपर बनती है और इक्वेटर वाले रीजन में है यानी गर्म है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कॉन्टिनेंट पे है। सॉरी, सी का मतलब कोल्ड नहीं, कॉन्टिनेंट होता है। सी का मतलब कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप होता है, और टी का मतलब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, ट्रॉपिक्स होता है यानी उष्णकटिबंधीय होता है। ये वाला रीजन कौन सा है, ये कॉन्टिनेंटल है यानी धरती के ऊपर है, और ट्रॉपिकल रीजन में है यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, ये क्या है, ये मैरीटाइम है और ट्रॉपिकल है। ये है मैरीटाइम और पोलर, ये है कॉन्टिनेंटल और पोलर, कॉन्टिनेंटल और एरिड। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये अलग अलग एयर मासेस दिखा रखे हैं, वायु राशि दिखा रखी है। यानी कहने का भाव क्या है, जैसे ही जगह बदलती है वैसे ही एयर मास की गर्म, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर ये पोल्स के पास है, अगर ये ध्रुवों के पास है तो काफी ठंडे हैं, अगर ये भूमध्य रेखा के पास है तो काफी गर्म है। पानी के ऊपर है तो इनके अंदर मॉइस्चर पाएगा और ये बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर है यानी धरती के ऊपर है, महाद्वीप के ऊपर है, तो ये ठंडे पाएंगे, शुष्क पाएंगे, यानी कि इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का भाव क्या है,
कि ये एयर के टुकड़े हैं, बड़े बड़े एयर की राशियां हैं, मासेस हैं, गुच्छे हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग फीचर्स होते हैं कि ये धरती के ऊपर है या पानी के ऊपर है, ठंडे हैं कि गर्म है, इनमें पानी का कंटेंट कितना है, वाटर वेपर्स इनके अंदर कितने हैं, इन सब बातों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो एयर मास क्या होता है ये आपको समझ आ गया? जल्दी बताइए तभी आगे बढ़ेंगे। एयर मास क्या होता है, क्या आपको ये बात समझ आ गई? जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आपको ये बात समझ आ गई कि एयर मास होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एयर मास क्या होती है, एक ही तरीके की यानी सजातीय, सजातीय यानी कि होमोजीनियस नेचर की, होमोजीनियस नेचर की, सजातीय नेचर की, किसी समरूप क्षेत्र में अगर हवा लंबे समय तक फैली हुई है, किसी समरूप क्षेत्र में अगर हवा लंबे समय तक फैली हुई है, हो सकता है महासागर के ऊपर, हो सकता है मैदानों के ऊपर, जो ये हवा के पुंज होते हैं जिनको होमोजीनियस हवा हम कह रहे हैं, एक ही जैसे फीचर के, उनको हम वायु राशियां कहते हैं, एयर मासेस कह रहे हैं, ठीक है। तापमान और आर्द्रता के हिसाब से, टेम्परेचर और मॉइस्चर के हिसाब से, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से इनमें हवा को एयर मास कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग इनका जैसे ही जगह बदल रही है, जैसे ही इनके लैटिट्यूड्स बदल रहे हैं, अक्षांश बदल रहे हैं, इनका तापमान और इनका प्रेशर भी जो है वो बदल रहा है। कैसे वर्गित किया जाता है ये मैंने आपको बताया कि वार्म ट्रॉपिकल है कि सब ट्रॉपिकल है, ओशन के ऊपर है कि डेजर्ट के ऊपर है, ठीक है, कहाँ पे है ये, कॉन्टिनेंट के ऊपर है कि आइस कवर है, मतलब कहाँ पे है ये, ठीक है, कहाँ पे है ये। ज्योति मैं रोज बताती हूँ ये बात, यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है। रोजाना मुझसे कोई ना कोई बच्चा ये पूछता है और मैंने ये बात 1000 बार यूट्यूब पे और कम से कम 2000 बार मैंने ऐप पे बताई है कि आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, और बहुत सारे बताए थे मैंने कि ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। कितने कितने टाइप के हैं देखो, एम का मतलब मैरीटाइम, टी का मतलब ट्रॉपिकल, सी का मतलब कॉन्टिनेंट, टी का मतलब ट्रॉपिकल, एम का मैरीटाइम, पोलर, कॉन्टिनेंटल, पोलर, कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक। तो इस तरीके से ये अलग अलग एयर मासेस जो है वो होते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फ्रंट्स किसको कहते हैं देखिए, अब ध्यान से समझोगे, कंसेप्ट अलग अलग शुरू हो रहा है। अब फ्रंट की बारी है, फ्रंट को क्या कहते हैं हिंदी में, वाताग्र, क्या कहते हैं, वाताग्र, वहां पे मोर्चा लिखा हुआ है, मोर्चा नहीं आएगा, वाताग्र होता है, ठीक है। अब फ्रंट्स होते क्या है इस बात को समझना, जैसे अब आपके पास एक ये एयर मास है, आपके पास ये एयर मास है, ठीक है, ठीक, एक एयर मास ये है, यानी मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, एक एयर मास जो है वो ये है, ठीक है, ये दो एयर मास है, ठीक। अब होता क्या है, जब दो एयर मास आपस में जिस लाइन पे मिल रहे हैं, जिस लाइन पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम फ्रंट कहते हैं। ये भी एक एयर मास है, वो भी एक एयर मास है, दो वायु राशियां, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्रंट कहते हैं, यानी वाताग्र कहते हैं। अभी जो फ्रंट्स होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, देखो, फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट भी हो सकता है, फ्रंट जो है वो हॉट फ्रंट या वार्म फ्रंट भी हो सकता है, और फ्रंट जो है वो ऑक्लूडेड फ्रंट भी हो सकता है। तीन तरीके के फ्रंट होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। फ्रंट क्या है, जब दो एयर मास जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जिस लाइन पे मिल रहे हैं, उसको हम फ्रंट कह रहे हैं, वाताग्र कह रहे हैं, ठीक है। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, ठंडा वाताग्र, गर्म वाताग्र और उभरा हुआ वाताग्र। अब देखो क्या होता है, आपको यूं पता है, मुझे आंसर करोगे जल्दी से, कि गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है या ठंडी हवा हल्की होती है? जल्दी बताओ, गर्म हवा हल्की होती है या ठंडी हवा हल्की होती है, कौन सी हवा हल्की होती है, मुझे मैसेज कर, जल्दी बताओ।
गर्म हवा हल्की होती है या ठंडी हवा हल्की होती है? कौन सी हवा हल्की होती है? जल्दी मैसेज करो। अब इस बात को समझना तुम, जो हॉट एयर मास है वो हल्का होगा और हल्का होके ऊपर राइज करेगा यानी ऊपर उठेगा। ऊपर राइज करेगा यानी ऊपर उठेगा। ट्रॉपिकल कैसे आते हैं, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, चक्रवात, उसका रीजन बता रही हूं मैं। वेरी गुड ममता, गर्म वाला हल्का होगा। अब ये राइज करेगा। अब तुम बात को समझना, आपने क्या किया, जो ठंडा एयर मास है, जो ठंडा एयर मास है उसको आप समझ लो दीवार है। वो क्या है? वो दीवार है, ठीक है। और जो गर्म एयर मास है, गर्म वायु राशि है, वो मान लो तुम खुद हो, वो तुम खुद हो, ठीक है। अब तुम बात को समझना, अगर तुम ठंडी दीवार में टक्कर मार रहे हो या दीवार आके तुमको उड़ाए, दीवार आके तुमको मारे, मेरी बात को समझना, कोई व्यक्ति इस दीवार में टक्कर मार रहा है या दीवार पूरे फोर्स से किसी आदमी को भिड़ रही है, नुकसान किसका होगा? इस गर्म आदमी का, यानी इस व्यक्ति का नुकसान होगा। यानी ये ही व्यक्ति ऊपर उड़ेगा, चाहे ये दीवार में टक्कर मारे चाहे दीवार इसमें टक्कर मारे, ये बंदा ही ऊपर जाएगा, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अब इस बात को समझोगे, एक है हॉट एयर मास, ठीक है, ये हॉट एयर मास है। ये एयर मास जब किसी कोल्ड एयर मास से मिल रहा है, ये क्या था? ये स्टेशनरी है। ये कोल्ड एयर मास स्थिर था, ये मूव नहीं कर रहा, ये स्थिर है। जब कभी हॉट एयर मास, हॉट यानी कि गर्म वायु राशि किसी ठंडी वायु राशि में टकरा रही है, मतलब ये मूवमेंट कर रही है, तो इससे क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठेगी। और ये जो गर्म हवा होगी ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी। जैसे जैसे ऊपर उठेगी इसके पार्टिकल्स ठंडे होके एक दूसरे के करीब आने लगेंगे और कंडेंसेशन यानी संघनन होगा, बादल बनेंगे। और ये कैसे बादल बनेंगे? ये स्तरीय बादल बनेंगे, यानी लेयर्स में बनेंगे। एक बादल यहाँ, फिर बादल यहाँ, फिर बादल यहाँ, इस तरीके से। यानी हॉट हवा जो है, गर्म हवा जो है, वो कोल्ड के ऊपर चलती है, ठीक है, कोल्ड के ऊपर चलती है और ये धीरे धीरे चलेगी। अगर ये तेजी से चलती तो कोई और बात होती, फिर लॉजिक ही कुछ और होता। ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी इससे टकरा के, और बादल कैसे बनेंगे? स्तरीय बादल बनेंगे, यानी स्ट्रैटिफाइड क्लाउड्स बनेंगे। और ये क्लाउड्स कैसे होते हैं? ये बारिश करेंगे, लंबी बारिश करेंगे, बहुत टाइम तक बारिश करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी, ठीक है। कई बार होता है ना, पूरे दिन फुहार सी चल रही है, तेज बारिश नहीं आ रही लेकिन पूरे दिन फुहार चल रही है, तो वो इस कारण होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहेंगे हॉट फ्रंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी में टक्कर मार रही है, यानी एक्टिव कौन था? गर्म वायु राशि एक्टिव थी, गर्म वायु राशि एक्टिव थी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हॉट फ्रंट, ठीक है, गर्म वातावरण, ठीक है। तो एक टाइप आपको समझ आ गई कि हॉट फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट क्या होता है, ये अपने को समझ आ गया। अब दूसरी बात समझना, अब क्या हुआ यहाँ पे आपकी, मान लीजिए ये क्या है? ये कोल्ड वायु राशि, हॉट वायु राशि है, हॉट एयर मास, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड एयर मास है। अब क्या होता है, ये जो कोल्ड एयर मास है ना, ये जाके इसमें टक्कर मार रही है बहुत तेजी से, और ये जो हॉट एयर मास है ये एकदम से ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे नहीं होगा, एकदम से ऊपर उठ जाएगा। और एकदम से ऊपर उठने के कारण, एकदम से ऊपर उठने के कारण होगा क्या? देखो, एकदम से ऊपर उठने के कारण होगा क्या? बादल बनेंगे बहुत ऊंचे एकदम से, और इनको हम क्या कहते हैं? बहुत ऊंचे और बहुत तेजी से बादल बनेंगे, इसको कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। और ये ऐसे बादल होते हैं, मैं क्लाउड्स के प्रकार कराऊंगी, बादलों के प्रकार कराऊंगी, वहां आपको और डिटेल में समझ आएगा कि बादल कैसे बनते हैं। तो ये जो होता है इसमें आपको क्या समझ आएगा? जो बादल बना है वो बहुत ऊंचे तक बना है, बहुत ऊंचे तक बना है, ठीक है।
बहुत ऊंचे तक बना है तो यहाँ पे जो बारिश होगी बहुत तेज होगी, मूसलाधार बारिश होगी, बहुत तेज, लेकिन कुछ ही समय के लिए, कुछ ही समय के लिए, ठीक है, कुछ ही समय के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड एयर मास ने हॉट एयर मास को टक्कर मारी, हॉट एयर मास ऊपर उड़ गया बहुत तेजी से। ये दूसरा फ्रंट था। अब देख लेते हैं एक बार नोट्स में क्या कहता है। कहता है जो फ्रंट होते हैं, जब अलग अलग वायु राशियां मिलती है तो उनका बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है जहां पे वो मिल रहे हैं उनको फ्रंट यानी कि वाताग्र कहते हैं, मोर्चा नहीं वाताग्र कहते हैं, ठीक है। अब समझोगे। और इस तरीके से फ्रंट्स बनने को, ये जो फ्रंट्स बन रहे हैं ठंडा और गर्म आपस में मिल रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, यानी फ्रंट्स बनने की प्रोसेस, इसको क्या कहेंगे, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको अग्र जनन के नाम से जानते हैं, यानी फ्रंटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जहां पे फ्रंट्स बन रहे हैं, ठीक। इसके 4 प्रकार होते हैं। ठंडा, जब ठंडी वायु राशि गर्म की ओर बढ़ती है। गर्म, जब गर्म वायु राशि ठंडी की ओर बढ़ती है। स्टेशनरी, जब कोई किसी की ओर नहीं बढ़ रहा, यानी कि सब कुछ स्थिर है, कोई किसी की तरफ मूव नहीं कर रहा। ऑक्लूटेड, यानी कि अवरुद्ध, इसमें क्या होता है, जब एक वायु राशि पूरी तरीके से ऊपर उठ जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड यानी कि अवरुद्ध। तो 4 तरीके की वायु राशियां होती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। किसी को दिक्कत है इन फ्रंट्स में तो पूछ लीजिए, किसी को इन फ्रंट्स में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। दिक्कत है क्या, बताइए, समझ आया या नहीं आया। मैंने आपको यही बताया कि कोल्ड फ्रंट किसको कहेंगे, कोल्ड फ्रंट किसको कहेंगे, ये कोल्ड फ्रंट है, ठीक है, शीत वाताग्र है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड मास हॉट को टक्कर मार रहा है, यहाँ पे हॉट मास कोल्ड को टक्कर मार रहा है, तो हमने गर्म वाताग्र बोल दिया। और ऑक्लूडेड क्या होता है, अवरुद्ध क्या होता है, जब पूरे का पूरा एयर मास ऊपर उठ जाता है उसको ऑक्लूडेड यानी अवरुद्ध कहते हैं। पूरे का पूरा एयर मास ऊपर उठ जाता है उसको ऑक्लूडेड यानी कि अवरुद्ध कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या समझ आया नहीं आया, तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फायदा ही नहीं है। अब ये 0 डिग्री, ठीक है, हम थोड़ा सुंदर ही बना लेते हैं। अब दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। जीरो डिग्री इक्वेटर, ठीक है। अब कुछ फ्रंट्स जो है ना वो यहां बनते हैं, इसके बीच में, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनते हैं, यहां पे कुछ फ्रंट्स बनते हैं। अब होता क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल तो लग ही रहा है, कोरियोलिस फोर्स तो। नूतन, आप नहीं आई हैं क्या, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या, मैंने आपका नाम आज ही देखा है, बाकी तो सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। नूतन का नाम मैंने आज देखा है। नूतन, आपने कब ज्वाइन किया है। अब देखो क्या होता है, जो दो फ्रंट्स बने थे, जो दो फ्रंट्स बने थे, ठीक है, मैंने क्या कहा, एक फ्रंट ये बना था और एक वायु राशि ये बनी थी, ठीक है, ये फ्रंट बन गया, दोनों वायु राशियां मिल रही है। अब ये जो कोरियोलिस बल है ना, ये जो कोरियोलिस बल है, ये कोरियोलिस बल इनको घुमा देगा इस तरीके से राउंड राउंड। जो ठंडे वाला है, जो ठंडा एयर मास है, वो तो चला जाएगा साउथ की तरफ, और जो गर्म एयर मास है वो ऊपर उठ के चला जाएगा ऊपर की तरफ, जिससे क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा, इन हवाओं का एक सर्कल बन जाएगा। और अगर ये वायु राशियां नीचे किसी समुद्र के ऊपर है, किसी महासागर के ऊपर है, भाई मान लीजिए ये वायु राशि जहां बनी उसके नीचे ऐसे समुद्र है, महासागर है, ये कोरियोलिस बल उसको घुमा देते हैं एक सर्कल में, जैसे कहते हैं ना, इनके बीच में मत फंसो, ये तो भंवर है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है, इन वायु राशियों को घुमा देता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है स्टूडेंट, जिसके चलते चक्रवात आते हैं। और जो चक्रवात
इस लैटिट्यूड में बन रहे हैं, यानी कि मिडल या हाई लैटिट्यूड में बन रहे हैं, मिडल या हाई अक्षांशों में बन रहे हैं, हाई लैटिट्यूड में बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइकिल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइकिल, ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है नीचे पानी होना। यानी कि अगर हवा पानी के ऊपर, अगर हवा पानी के ऊपर घूम रही है, ओके, अगर हवा पानी के ऊपर घूम रही है तो बारिश आएगी, चक्रवात आएगी। अगर वो रेगिस्तान के ऊपर घूम रहे हैं तो पानी ही नहीं है हवा में, वो बारिश कैसे लाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डेजर्ट्स जो है वो सूखे रह जाते हैं, क्योंकि हवा तो वहां भी है, वायु राशि वहां भी है, तापमान वहां भी है, हवा हल्की होके ऊपर वहां भी उठती है। बादल बन भी गया तो क्या उस बादल में वाटर वेपर ही नहीं है, पानी ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हो जो बारिश, जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाती हैं, आप देखो जो हवाएं बंगाल की, आपने यूं सुना है ना कि मेघालय और माउसिनराम मेघालय के पास सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है, चेरापूंजी, माउसिनराम, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है। ऐसा क्यों? ये जो वायु राशियां है ना, ये वायु राशियां बंगाल की खाड़ी में बनती है। अब बंगाल की खाड़ी में बन रही यानी पानी ही पानी है हिंद महासागर में, और उन वायु राशियों को बहुत सारा वाटर वेपर, जलवाष्प मिल जाता है। और वो जलवाष्प जब गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में जाके फंस जाती है जब हवाएं, तो वहां पे वो बहुत तेज बारिश करती है, जिसको कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि माउंसिनराम या मेघालय चेरापूंजी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसकी रीजन यही है, क्योंकि वो जो वायु राशियां डेवलप होती है, जो एयर डेवलप होती है, वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होके जाती है, जहां से नीचे से उसने बहुत सारा वेपर, बहुत सारा जलवाष्प इकट्ठा कर लिया और ऊपर जाके ठंडी होके बादल बना के बहुत सारी बारिश करती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जो साइक्लोन्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग 60 से 30 डिग्री के बीच में बन रहे हैं, यानी या तो मिडिल लैटिट्यूड में या फिर हाई लैटिट्यूड में बन रहे हैं, या तो मिडिल लैटिट्यूड में या हाई लैटिट्यूड में बन रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। आप देखो शुरुआत में स्थिर होंगे, दोनों फ्रंट स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर से गर्म हवा और उत्तर की ओर से ठंडी हवा चलती है, आपस में दोनों हवाएं मिलेंगी। ठीक है, गर्म हवा उत्तर की ओर बढ़ रही है, ठंडी हवा दक्षिण की ओर बढ़ती है, और होता क्या है, सर्कुलेशन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो जाता है, इस तरीके से सर्कुलेशन हो जाता है, वो घूम जाती है। ठीक है, इसको ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पे ये सारा बताया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, ट्रॉपिक्स में आने वाला चक्रवात, ट्रॉपिक्स में आने वाला चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। देखो इसके हर जगह अलग अलग नाम है, और ये बहुत तेजी से हिंसक तूफान आता है, बहुत हिंसक तूफान होता है। ठीक है, बहुत तेज बारिश होती है, तूफानी लहर होती है, और विनाशकारी आपदाओं में से एक है, विनाशकारी आपदाओं में से एक है। आप मुझे यूं बताओ, आपको ये फ्रंट्स का कंसेप्ट और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का कंसेप्ट है वो समझ आ गया क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, क्या आपको ये फ्रंट्स वाला चीज समझ आ गई? बता दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, और रात में 9:15 इसी पे ही क्लास होगी, रात में 9:15 इन्हीं पे ही क्लास होगी, इन्हीं टॉपिक्स पे, तो प्लीज वहां पे रहना और क्लास को आंसर करना। जल्दी बताइए, आगे बढ़ना अपने को, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और कल वाला जो चैप्टर है ना, मतलब जो अपने को जल जल का हिंद महासागर, कल एक रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी वो उसी की थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब इसको समझते हैं। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज पानी है, बहुत तेज तूफान है, लहरें हैं ऊंची ऊंची, ठीक है, और एक आपदा है गंभीर, और हर जगह इसका अलग नाम है। जैसे एक्स्ट्रा वाला क्लियर नहीं है सरिता, एक्स्ट्रा का मतलब है जहां पे होना चाहिए वहां एक्स्ट्रा जगह पे हो रहा है, यू मान के चलो।
ठीक है, और चक्रवात चक्रवात होता ही है। अब हिंद महासागर में इसका क्या नाम है? चक्रवात। हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं? चक्रवात आ गया। अटलांटिक में इसको किस नाम से जानते हैं? हरिकेन। किस नाम से? हरिकेन। अटलांटिक ओशियन के, अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। पैसिफिक और साउथ चाइना सी के अंदर इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। ये मैच द कॉलम करवा लिया जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको विली विली के नाम से जानते हैं। है ये चक्रवात ही, पर जगह बदलते ही इसका नाम बदल जाता है। जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन कह रहे हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में साइक्लोन कह रहे हैं। सरिता एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ ले, फिर बताती हूँ। इंडियन ओशन में साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर इसको टाइफून के नाम से जान रहे हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको विली विली के नाम से जानते हैं। किसको? चक्रवात को, ठीक है। अब कितनी कंडीशन क्या चाहिए इसको? एक तो तापमान चाहिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री समय चाहिए, ठीक है। कल ही डाली थी ना रात को रजनी, इसी में 11 ज्योग्राफी के अंदर ही। 27 डिग्री सेल्सियस नाम भी पाएगा प्रेसिपिटेशन के नाम से है, ह्यूमिडिटी एंड रेन प्रेसिपिटेशन के नाम से। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, मतलब कि एक तो नीचे समुद्र होना चाहिए, और उस समुद्र का पानी जो है ना वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म वो होना चाहिए। कोरियोलिस बल होना चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है? वर्टिकल विंड स्पीड भी होनी चाहिए। पहले से मौजूद लो प्रेशर होना चाहिए। वहां प्रेशर एरिया कौन सा होना चाहिए? लो प्रेशर। लो प्रेशर तो होगा ही, जब टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे गर्मी है, तो प्रेशर तो लो होगा ही, ठीक है। और होगा क्या? समुद्री तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन, मतलब कि कुछ हवाएं चलती होनी चाहिए। उससे क्या आएगा? इससे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन आता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ, समझिए। इसमें हवा चलती है लगभग 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच, ठीक। अब समझना मेरी बात को। देखो है क्या, ये है समुद्री सतह, ये क्या है? ये है समुद्र, और इसका टेम्परेचर है हाई, इसका तापमान है ज्यादा, जिसके चलते यहां हो गया लो प्रेशर क्रिएट, ठीक है। अब लो प्रेशर क्रिएट है, हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, यानी नीचे से वार्म फ्रंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर से जो ठंडी हवाएं हैं वो इससे मिलेंगी, और कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण इनको इस दिशा में घुमा दिया जाएगा, ठीक है, इस दिशा में घुमा दिया जाएगा। और जिसके चलते वो चक्रवात, चक्रवात होता है ये सर्कल हो जाना, ठीक है, चक्रवात होता है ये सर्कल बन जाना इस तरीके से हवाओं का, जिसके चलते अभी समुद्र के ऊपर तो है ही, इस पानी में जल वाष्प तो है ही, और ये जल वाष्प फिर धरती के ऊपर यानी कोस्ट के ऊपर, लैंड के ऊपर बहुत सारी बारिश करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इसके बीच में ना, इसके बीच में जैसे ये ये चल रहा है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, इसको कहते हैं इसकी आई, इसकी आंख। क्या कहते हैं? इसकी आंख, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल शांत स्वभाव होता है, यहाँ पे कुछ भी बारिश वारिश नहीं होती, जितना ये एरिया होता है आई का, ये बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शांत होता है, इसको कहते हैं आंख, ठीक है। क्या कहता है? परिसंचरण तंत्र, आंखें शांति वाला क्षेत्र है। क्या है? दिस इज द रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो नीचे बैठ रही होती है, सारी हवाएं घूम घूम के इसमें यूं नीचे बैठ रही होती हैं, और ये बिल्कुल शांत एरिया होता है, जिसको हम चक्रवात की आंख कहते हैं, ठीक है, चक्रवात की आई कहते हैं। तो इस बात को याद रखोगे, मूसलाधार बारिश इसके अंदर होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। अब तुम देख लेना कि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय क्या कहता है? फ्रंटल सिस्टम के कारण हो रहा है। इसमें जरूरी नहीं है कि फ्रंट्स बने, हो सकता है वैसे भी हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाए, ठीक है, भूमि और समुद्र के ऊपर उत्पन्न हो सकता है, ये केवल समुद्र पे ही उत्पन्न होगा। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो भूमि पे भी उत्पन्न हो सकता है और समुद्र पे भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, उष्णकटिबंधीय, वो केवल समुद्र पर ही होगा, भूमि पे जाके तो ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ये कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हवा का वेग बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें हवा का वेग बहुत ज्यादा होता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ये दोनों में डिफरेंस था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में और ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ठीक है।
थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थंडरस्टॉर्म बहुत कम समय के लिए बहुत तेज तूफान आ रहा है उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। बहुत कम समय के लिए बहुत तेज तूफान आ रहा है उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बस इसके अंदर यही है। अब ये हेल कैसे बनते हैं, स्टॉर्म कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। बवंडर, बवंडर क्या होता है? तेज तूफान में कभी कभी इस तरीके से स्पाइरल विंड घूमने लग जाती है जिसको हम कहते हैं बवंडर आ रहा है, यानी टोर्नेडो आ रहा है। ठीक है, मध्य अक्षांशों में आता है ये, जहां पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है ना, वहीं पे ये आता है। ठीक है, समुद्र के ऊपर बनेगा, सागर के ऊपर बनेगा, ये भी जरूरी है। तो ये बवंडर होता है जहां पे हवाएं बहुत तेज है। आपसे सिर्फ साइक्लोन के बारे में पूछा जाता है। दिलचस्प बातें, अब ये एल नीनो और ला नीना क्या है, ये एक अलग कंसेप्ट है जो हम बाद में करेंगे जब हम समुद्री जल धाराएं कर लेंगे, तब समझ आएगा। ठीक है, तो एल नीनो और ला नीना दोनों ही छोड़ दो एक बार। साउदर्न एसिलेशन, एनसो, ये सब क्या है ये मैं आपको तब कराऊंगी जब हम ओशियंस को करेंगे, जब हम ओशियंस को करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। साइक्लोन कैसे आते हैं, साइक्लोन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, चक्रवात क्या होते हैं, ये समझ आ गया। और अपना क्लाइमेटोलॉजी पूरा खत्म हो गया है। अब हमको हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, पानी के बारे में सारी बातें पढ़नी है। और कौन कौन से चैप्टर हैं अपने इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। देखो इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, देखो हमको ये करना है वायुमंडल में पानी। ठीक है, वाटर इन एटमॉस्फेयर। ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज है ना, इसकी मैं वीडियो डाल दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अभी करवाई थी किसी को। फिर ओशन जलधाराएं पढ़नी है, मूवमेंट्स क्या है, और पृथ्वी पे जीवन। ये चैप्टर्स बस अब जल्दी ही हो जाएंगे, ज्यादा टाइम इसका नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है दिनेश? सर्दी में जो बारिश आती है ना, सर्दी में मेडिटेरेनियन सागर से जो बारिश आती है जेट स्ट्रीम के कारण, उसको हम क्या कहते हैं? मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता देती हूँ। इनका सवाल है जी, पश्चिमी विक्षोभ किसको कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसको समझो क्या होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखो, आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पर्यावरण के अंदर, वैसे वैसे फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी घर्षण कम हो जाता है। अब ये आपका धरती है, आप यहाँ खड़े हो, लगभग 4 किलोमीटर ऊपर जब जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक बहुत तेज हवा चलती हुई मिलेगी, बहुत तेज हवा चलती हुई मिलेगी, जो इस तरीके से पैरेलल समानांतर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, जब इधर भूमध्य सागर से आती है, भूमध्य सागर से यानी मेडिटेरेनियन सी से आती है, तो इस सागर के ऊपर से ये बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ लाती है, बहुत सारी नमी अपने साथ लाती है, और भारत में आके बारिश करती है, भारत में आकर बारिश करती है। ठीक है, और ये बारिश ऐसी होती है जो आपकी रबी की फसलें हैं, जो आपको बोनी है अभी, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है उनके लिए। सर्दी में बारिश आ जाती है, सर्दी में बारिश आ जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच रेखा, यानी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, सर्दी में बारिश आना, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम की ओर से, ये कहाँ है? पश्चिम की ओर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसके चलते भारत में बारिश हो रही है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ना केवल भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में, जितने एशियन नेशंस हैं, ज्यादातर एशियन नेशंस के अंदर ये बारिश आती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मैंने इस चैप्टर की जो वीडियो है वो ऑलरेडी डाल दी है। नमी क्या होती है, रिलेटिव नमी क्या होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाष्पीकरण, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ड्यू पॉइंट किसको कहते हैं, ओसांक किसको कहते हैं, हाँ वो एक दिन में कर लेंगे सरिता। ठीक है, ओस किसको कहते हैं, ठंड किसको कहते हैं, फिर धुआं कैसे बनता है, कोहरा कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं, कितने तरीके के बादल है, ये सब के सब जो है वो अपने को कल की क्लास में करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कल हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे समय कितना भी लग जाए। और ये वाला जो चैप्टर है ना, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी वीडियो जो है वो मैं आज ही डाल दूंगी, इसकी वीडियो मैं आज ही डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही रिकॉर्डेड है। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सवाल पूछ लेते हैं कि कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग
कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कोपन वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बीएसके का क्या मतलब है, एएफ का क्या मतलब है, एडब्ल्यू का क्या मतलब है। एचटेट में भी पूछ लिया था ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर की पूरी जो है वो मैं आपको वीडियो दे दूंगी। बहुत आसान है, एक बार समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बस फिनिश होने वाली है अपनी ये, फिर तो छोटा छोटा रह गया। हाँ रजनी, कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस आप साथ साथ समझते रहो, बिना समझ के ये बुक होगी नहीं। टाइड्स आ गई हैं, टाइड्स भी मैंने करवा दी है। रामिता, कितनी बार बताऊं, देखो आपको प्रैक्टिस के लिए या तो आप ल्यूसेंट के एमसीक्यू ले सकते हो, एमसीक्यू की बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर आप यूथ कंपटीशन की टीजीटी की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की टीजीटी की बुक आती है वो ले सकते हो। ठीक है, टीजीटी एसएसटी सामाजिक विज्ञान के नाम से आती है, ब्लू कलर का बाहर पेज है ना, येलो कलर का, सामाजिक विज्ञान की बुक आती है, आप वो कर सकते हो। ठीक, यूथ कंपटीशन की, इन दोनों में से कोई बुक ले लो। फिर ये भी मान लीजिए कर ली, तो किरण पब्लिकेशन के एसएससी के पीवाई क्यू उठा लीजिए, एसएससी के पीवाई क्यू उठा लीजिए, वहां से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये भी हो गया तो डायरेक्ट गूगल से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अल्टीमेटली एमसीक्यू ही तो करने हैं। और रात में 9:15 मुझे मिल जाना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे यही वाले जो हम कर रहे हैं अभी, टॉपिक जो किए हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को एंड कर रही हूँ।